नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। द स्मार्ट स्टडी जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राम बाबू प्रजापति आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 10 के विज्ञान विषय की ये जो क्लासेज अपने चल रही है, इसके अंतर्गत आज हम विद्युत पाठ का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है ओम का नियम तथा प्रतिरोधों की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता। आज हम सबसे पहले ओम के नियम की बात करेंगे तथा उसके पश्चात हम प्रतिरोधों की निर्भरता देखेंगे कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो आइए आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं कल की क्लास के अंतिम टॉपिक से, जिसका नाम था विद्युत परिपथ आरेख। तो अपना जो टॉपिक रहेगा, सबसे पहला विद्युत परिपथ आरेख। विद्युत परिपथ आरेख। देखिए, पिछली कक्षा में हमने विद्युत परिपथ में जो काम आने वाले जो उपकरण थे, उन उपकरणों के जो संकेत चिन्ह थे, उन संकेत चिन्हों के बारे में पढ़ा था। कक्षा के अंत में हमने सबसे जो लास्ट में संकेतों के बारे में पढ़ा था। उन्हीं संकेतों को काम में लेकर आज हम विद्युत परिपथ आरेख बनाते हैं। सबसे पहले तो इसकी यदि परिभाषा की बात करें तो विद्युत परिपथ आरेख की परिभाषा क्या हो जाएगी, यहाँ पर हम लिखेंगे कि किसी विद्युत परिपथ में युक्तियों अर्थात उपकरणों के संयोजन से प्राप्त रेखांकित आरेख ही क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ आरेख कहलाता है। इसकी परिभाषा एग्जाम में आती नहीं है, आपको ज्यादा ध्यान देना भी नहीं है। इसमें सबसे मेन चीज है कि आपको परिपथ आरेख बनाना आना चाहिए। तो देखिए, हम यहाँ पर परिपथ आरेख बनाते हैं। तो परिपथ आरेख किस प्रकार से बनेगा, देखिए, सबसे पहले तो बैटरी का साइन बना दीजिए, विद्युत सेल का साइन बना दीजिए। इसके एक तरफ प्लस होता है, दूसरी तरफ माइनस होता है। यदि हम इसको आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर सबसे पहले हम जोड़ते हैं ए मीटर। कौन सा मीटर? ए मीटर जोड़ते हैं। इसमें एक तरफ प्लस होता है, दूसरी तरफ माइनस होता है, और इस प्रकार से विद्युत धारा आई विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए, आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आता है हमारे प्रतिरोध तार। क्या आएगा? प्रतिरोध तार। इस प्रतिरोध तार के बाद में हम देखते हैं कि प्रतिरोध तार के हम क्या जोड़ते हैं, पार्श्व क्रम में वोल्ट मीटर जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं। फिर आगे चलते हैं, यहां पर क्या लगा देते हैं, हम धारा नियंत्रक लगा देते हैं। इधर से आते हैं, यहां पर हमने क्या लगा रखा है, बल्ब। इसको लिखेंगे बी फॉर बल्ब। फिर आगे चलते हैं, आगे चल के यहां पर हमने लगा दी है कुंजी। अभी कुंजी हमने बंद कर रखी है। फिर आगे चलते हैं इस प्रकार से, और ये आपका पूरा कंप्लीट विद्युत परिपथ यहाँ पर तैयार होता है। ये RH लिखेंगे। RH का मतलब कल हमने बताया था, RH का मतलब होता है धारा नियंत्रक। क्या होता है? धारा नियंत्रक। तो देखिए, सबसे पहले हमें विद्युत सेल बनाना है। बड़े जो बड़ा इलेक्ट्रोड होता है उसे हम धनावेश से रिप्रेजेंट करते हैं, छोटे इलेक्ट्रोड को हम ऋणावेश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्लस की तरफ से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। देखिए, ये विद्युत धारा की दिशा हो गई है। जो तीर का निशान है वो विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, और इस प्रकार से विद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होती है। अभी कुंजी बंद है, ये बंद कुंजी का साइन है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये बंद कुंजी का साइन है, इसलिए अभी बल्ब प्रदीप्त नहीं है। यदि यहां से कुंजी को चालू करते हैं तो बल्ब प्रदीप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो संयोजन बन रहा है, ये संयोजन किसका है? विद्युत परिपथ का। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये जो चित्र हमने बनाया है, ये चित्र किसका बनाया है? विद्युत परिपथ आरेख। किसका चित्र है ये? विद्युत परिपथ आरेख का चित्र है। आगे चलते हैं हम, और अपना जो मुख्य टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं, ओम का नियम। किसका नियम? ओम का नियम। देखिए, एक वैज्ञानिक हुए थे, एक भौतिक विज्ञानी हुए थे, जिसका नाम था अलेक्जेंडर ओम। क्या नाम था? अलेक्जेंडर ओम।
ओम नामक वैज्ञानिक ने एक विद्युत परिपथ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसने देखा कि चालक के सिरों पर कुछ विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। तो उसने कहा कि जो विद्युत धारा है वो किसके समानुपाती होती है? चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। और इस प्रकार से उसने अपना नियम सिद्ध किया, जिसे उसी के नाम पर क्या नाम दिया गया? ओम का नियम कहते हैं। तो देखिए ओम का नियम लिखते हैं हम, तो यहां पर लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रखते हुए स्थिर रखते हुए विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। देखिए इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रखते हुए, अब भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी? तो देखिए चालक की अवस्था, उसका रंग, उसका ताप, ये सब क्या है? उसकी भौतिक अवस्थाएं हैं। तो ताप दाब अवस्था को यदि स्थिर रख दिया जाए और स्थिर रखते हुए उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो चालक के सिरों पर क्या उत्पन्न होगा? विभवांतर उत्पन्न होगा। तो वो विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। तो देखिए कथन के अनुसार विभवांतर किसके समानुपाती हो रहा है? विद्युत धारा के समानुपाती हो रहा है। तो मुख्य नियम में जो याद रखने वाली बात यही है कि चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो हम जानते हैं कि विभवांतर को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से। तो V समानुपाती क्या हो जाएगा? I। V समानुपाती क्या हो जाएगा? I। यहां से यदि समानुपातिक स्थिरांक हटाते हैं तो ध्यान रखना, ये जो समानुपातिक स्थिरांक दे रखा है, इस स्थिरांक को यदि हम हटाते हैं तो इसको हटाने पर एक नियतांक आता है। वो नियतांक हम कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा V, समानुपाती चिन्ह हटा देंगे तो बराबर का चिन्ह लग जाएगा और ये हो जाएगा I और R। इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए नियतांक लेना पड़ा है, जो क्या है? R। क्या है? R। तो यहाँ पर सूत्र आ जाएगा V बराबर I R। हम लिख देते हैं साइड में, जहां V तो क्या है? विभवांतर। V तो क्या है? यहाँ पर विभवांतर है, जबकि I क्या है? यहाँ पर विद्युत धारा।
आई क्या है यहाँ पर? विद्युत धारा। और ये जो आर हमें प्राप्त हुआ है ये क्या है? समानुपातिक नियतांक। क्या है यहाँ पे? आर समानुपातिक नियतांक है। और इस आर को हम क्या कहते हैं? आर का मतलब होता है प्रतिरोध। क्या है आर यहाँ पे? आर का मतलब क्या है यहाँ पे? आर का मतलब होता है प्रतिरोध। अर्थात चालक में कितना प्रतिरोध है उस प्रतिरोध को ही हम क्या कहते हैं? आर कहते हैं। तो ओम के नियम ने हमें विभवांतर और विद्युत धारा के साथ में किसकी खोज की? प्रतिरोध की खोज की। तो प्रश्न ये भी बनता है कि प्रतिरोध की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? ओम ने। किसने की थी? ओम ने। और इसी ओम के नाम पर इसके मात्रक का नाम भी क्या पड़ गया? ओम। तो प्रतिरोध का मात्रक भी क्या होता है? ओम होता है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम किसकी परिभाषा लिखते हैं? प्रतिरोध की परिभाषा लिखते हैं। तो अपना टॉपिक रहेगा प्रतिरोध। क्या रहेगा? प्रतिरोध। तो देखिए प्रतिरोध की परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी चालक में प्रवाहित किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा। किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा क्या कहलाती है? प्रतिरोध कहलाती है। प्रतिरोध कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिरोध कहलाती है। किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा ही क्या कहलाती है? प्रतिरोध कहलाती है। तो देखिए किसी भी परिपथ में जब हम चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर उत्पन्न सिरों पर उत्पन्न विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है, जिससे इसने किसका सिद्धांत दिया? प्रतिरोध की खोज कर दी। किसने की? ओम ने। किसने की? ओम ने। तो देखिए किसी चालक में यदि विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुछ विद्युत धारा चालक में नष्ट होती है। उसे नष्ट होने का और नष्ट होकर किसमें बदल जाती है? ऊर्जा में बदल जाती है या ऊष्मा में बदल जाती है। तो ये जो ऊर्जा जो विद्युत धारा ऊष्मा में परिवर्तित हुई है, ये परिवर्तित ऊष्मा किसके कारण से आई है? प्रतिरोध के कारण से। क्योंकि चालक में कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न होता है विद्युत धारा के मार्ग में, जिससे कुछ विद्युत धारा नष्ट हो जाती है, मार्ग में ही नष्ट हो जाती है और ऊष्मा में बदल जाती है। तो ये जिस कारण से बदल रही है उस कारण को ही हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध अर्थात अवरोध उत्पन्न करना। प्रतिरोध का मतलब ही क्या है? अवरुद्ध उत्पन्न करना या बीच में ही बाधा बनना। तो देखिए अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो क्या लिखेंगे? स्टार लगा के लिख रहा हूं मैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। और एक इसका सिंबल होता है इस प्रकार से। ठीक है, इसको वैसे मैं बना देता हूं, ये इस प्रकार से होता है। ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। यदि इसके सूत्र की बात करें तो देखिए हमने लिखा था V बराबर IR, तो यहां से यदि I का पक्षांतरण कर देते हैं तो R बराबर हो जाएगा V अपॉन I। क्या हो जाएगा? V अपॉन I। तो यहां पर प्रतिरोध का सूत्र क्या हो गया? V बटे I, अर्थात उत्पन्न विभवांतर
तथा विद्युत धारा का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो यहाँ पर ये तो ओम का नियम और प्रतिरोध के बारे में हमने पढ़ा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में ओम के नियम के परिपथ चित्र की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं टॉपिक डालता हूं ओम के नियम का परिपथ चित्र। ओम के नियम का परिपथ चित्र। देखिए ओम के नियम का परिपथ चित्र बनाते हैं हम। और परिपथ चित्र कैसे बनेगा, देखिए सबसे पहले हम वही काम करेंगे, क्या बनाएंगे, विद्युत सेल, बड़ा इलेक्ट्रोड प्लस का, छोटा इलेक्ट्रोड माइनस का। आगे चलते हैं, सबसे पहले हम बना देते हैं कुंजी, क्या बनाते हैं, कुंजी के। फिर आगे चलते हैं और यहां पर हम क्या बना देंगे, ए मीटर प्लस और माइनस। फिर इससे आगे चलते हैं, देखिए इसके आगे हम यहां पर लेते हैं प्रतिरोध तार। प्रतिरोध तार को हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके पार्श्व क्रम में हम क्या जोड़ेंगे, इसके पार्श्व क्रम में हम वोल्टमीटर जोड़ देते हैं। प्रतिरोध तार के पार्श्व क्रम में कौन सा मीटर जोड़ा जाता है, वोल्टमीटर। और श्रेणी क्रम में एमीटर जोड़ा जाता है। फिर आगे चलते हैं तो यहां से इस प्रकार से, वो देखिए यहां पर हम बल्ब बना देते हैं। और ये आपका धारा नियंत्रक हो जाता है। विद्युत धारा की दिशा हमेशा धनायन से ऋणायन की ओर होती है। किधर होती है, धनायन से ऋणायन की ओर होती है। आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से ये क्या है, बल्ब, ये क्या है, बैटरी, क्या है, बैटरी। इसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका ओम के नियम का विद्युत परिपथ आरेख हमने बना दिया है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि ओम के नियम का विद्युत परिपथ आरेख बनाइए। तो आपको ये चित्र, ये जो विद्युत आरेख चित्र हमने बनाया है, ये आपको ओम के नियम के चित्र में बनाना है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं नए टॉपिक की, जिसका नाम है प्रतिरोधों की निर्भरता। क्या नाम है, प्रतिरोधों की निर्भरता। प्रतिरोधों की निर्भरता काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इंपॉर्टेंट भी है। यहां से कुछ छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। तो हम प्रतिरोधों की निर्भरता की बात करते हैं। और सबसे पहले हम निर्भरता किसके बारे में पढ़ेंगे, देखिए प्रतिरोधों की निर्भरता में सबसे पहले हम पढ़ेंगे चालक तार की लंबाई। चालक तार की लंबाई पर निर्भरता। किस पर निर्भरता पढ़ेंगे, चालक तार की लंबाई पर निर्भरता। तो देखिए चालक तार की लंबाई पर निर्भर कैसे करता है प्रतिरोध, उसको लिखते हैं हम। तो यहां पर लिखेंगे कि चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध उसकी, चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। प्रश्न आ जाए चालक तार की लंबाई पर प्रतिरोध की निर्भरता बताइए, तो हम क्या बताएंगे कि चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। तो देखिए यहां पर लिखेंगे यदि
चालक की लंबाई, यदि चालक की लंबाई L है तो R समानुपाती हो जाएगा L। R समानुपाती क्या हो जाएगा? L। और इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। क्या दे देंगे? समीकरण नंबर 1। क्यों दिया? क्योंकि हमने पढ़ा है कि चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। यदि चालक की लंबाई स्मॉल l है तो R समानुपाती क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, दूसरी निर्भरता की बात करते हैं। हम लिखेंगे चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भरता। चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भरता। और निर्भरता के बारे में हम क्या, क्षेत्रफल पर जो निर्भरता है उसके बारे में हम क्या लिखेंगे कि चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। नेक्स्ट अगली स्लाइड में ले लेते हैं। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A हो, क्या हो? A हो, तो हम लिखेंगे R समानुपाती 1/A। R समानुपाती 1/A। यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि व्युत्क्रम के समानुपाती है। अर्थात व्युत्क्रमानुपाती है। और इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। यदि हम समीकरण 1 व 2 की तुलना करते हैं तो देखिए क्या होता है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर क्या होगा? देखिए, समीकरण 1 में लिखा हुआ है R समानुपाती L, जबकि समीकरण 2 में भी क्या लिखा हुआ है? R समानुपाती 1/A। दोनों ही R ही के समानुपाती है, तो हम दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? R समानुपाती L/A। दोनों को एक साथ लिख दिया। R समानुपाती क्या हो गया? L/A। क्या हो गया? R समानुपाती L/A। अब R समानुपाती L/A हो गया, तो यहां से समानुपाती चिन्ह को यदि हम हटाते हैं, किसको हटाते हैं? समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं, तो R समानुपाती चिन्ह की जगह आ जाएगा बराबर का चिन्ह, और स्थिरांक क्या आ जाएगा? K, और L/A हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R बराबर K इंटू L/A। यहां लिख देंगे जहां
के बराबर क्या है, समानुपातिक स्थिरांक, समानुपातिक स्थिरांक है। क्या है, समानुपातिक स्थिरांक है। तो R बराबर क्या हो गया, K इंटू एल बटा ए, और K क्या है यहाँ पे, समानुपातिक स्थिरांक है, जिसे हम क्या कहते हैं, इस K को हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, या इसको हम कहें तो एक नाम और है, इसे हम प्रतिरोधकता भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता भी हम इसे कह सकते हैं। तो देखिए R बराबर, एक बार फिर से हम देखते हैं, हम पढ़ रहे थे प्रतिरोधों की निर्भरता, जिसमें हमने पढ़ा चालक तार की लंबाई पर निर्भरता। तो चालक तार की लंबाई पर निर्भर कैसे होता है प्रतिरोध, तो चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। यदि चालक की लंबाई क्या हो, स्मॉल l हो, तो हम लिखेंगे R समानुपाती l, R समानुपाती l, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। फिर बात करेंगे दूसरे नंबर पे चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भरता, तो हम लिखेंगे चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि समानुपाती 1/a। तो हमने लिखा यदि चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a हो, क्या हो, कैपिटल A हो, तो R समानुपाती हो जाएगा 1/a, और इसे हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। आगे हम समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करते हैं, और तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, R समानुपाती l/a, R समानुपाती l/a। क्यों, क्योंकि R l के भी समानुपाती है और R 1/a के भी समानुपाती है। तुलना करेंगे तो दोनों ही R के समानुपाती है, इसलिए R समानुपाती l/a, संयुक्त रूप से हमने इसको लिख दिया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, समानुपातिक स्थिरांक हटाते हैं, तो हम देखते हैं कि R बराबर हो जाएगा K इंटू l/a, जहां K क्या है, समानुपातिक स्थिरांक है। और इस K को हम क्या बोल सकते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास फिर से एक समानुपातिक स्थिरांक प्राप्त हुआ है, जिसका नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। तो हम विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा भी लिख लेते हैं, और परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी, देखिए, तो फिर डालते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। और विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या हो जाएगी, देखिए, किसी चालक तार की, किसी चालक तार की, किसी चालक तार की इकाई लंबाई किसी चालक तार की इकाई लंबाई व इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट किसी चालक तार की लंबाई व इकाई अनुप्रस्थ काट, इकाई लंबाई व इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का प्रतिरोध, का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता कहलाता है। देखिए यहां पर इस परिभाषा को हम ऐसे बोल सकते हैं, किसी चालक तार की इकाई लंबाई व इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में प्रवाहित विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा
ही विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। लेकिन हम इसे सीधे शब्दों में लिख दिए कि किसी चालक तार की इकाई लंबाई व इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का प्रतिरोध ही उसका क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। और इसके लिए हम वापस से चलते हैं, R बराबर K इंटू L बटा A। यहाँ पर K क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, तो यहाँ से यदि K का मान निकालते हैं तो हमें L बटा A का क्या करना पड़ेगा, पक्षांतरण करना पड़ेगा। तो पक्षांतरण करने पर हमारे पास K का मान आता है K बराबर RA बटा L। RA बटा L, यहां से हमारे पास नया सूत्र प्राप्त होता है। देखिए यहां से ये नया सूत्र हमें प्राप्त होता है, प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, अर्थात K बराबर RA बटा L क्या है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध है। आगे हम इस बात करते हैं अगली स्लाइड में। देखिए स्टार लगा के एक लाइन लिखते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम गुणा मीटर होता है। क्या होता है, ओम गुणा मीटर होता है। क्या होता है, देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम गुणा मीटर होता है। ओम गुणा मीटर कैसे होता है, मैं एक बार बता देता हूं आपको। देखिए अपना सूत्र है RA बटा L। यहां पर R का प्रतिरोध क्या है, यदि हम विशिष्ट प्रतिरोध का, विशिष्ट प्रतिरोध, यदि हम विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें, इसका मात्रक निकालें, तो देखिए R का जो मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है, ओम, गुणा क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर स्क्वायर, बटा लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। तो देखिए मीटर से 1 मीटर गया तो अपने पास में क्या बचता है, ओम गुणा मीटर। क्या बचता है, ओम गुणा मीटर बचता है, जो किसका सूत्र, किसका मात्रक है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम गुणा मीटर। यदि कोई आपसे पूछ ले कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, तो ध्यान रखना है विशिष्ट प्रतिरोध हो या प्रतिरोधकता हो, दोनों ही शब्द किसके हैं, एक ही शब्द है, और इनका मात्रक क्या होता है, ओम गुणा मीटर होता है। क्या होता है इसका मात्रक, ओम गुणा मीटर होता है। क्या होता है, ओम गुणा मीटर। आगे हम चलते हैं और हम बात करते हैं 3 नंबर पे। 2 निर्भरताएं हमने कंप्लीट पढ़ ली है, एक तो चालक तार की लंबाई पर निर्भरता और दूसरा चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भरता। तीसरी निर्भरता की हम बात करते हैं, चालक तार के ताप पर निर्भरता। चालक तार के ताप पर निर्भरता, किस पर निर्भरता, चालक तार के ताप पर निर्भरता। तो देखिए अब चालक तार के ताप पर निर्भरता को पढ़ने से पहले आपको मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा। क्या आपने कभी अपने कंप्यूटर को ऑन ऑफ किया है, या कभी अपने जो टेलीविजन है, या फिर जैसे पहले तो टेलीविजन हुआ करते थे, आजकल टेलीविजन का स्थान एलईडी ने ले लिया है। किसने ले लिया है, एलईडी ने। तो एलईडी हो या टेलीविजन हो, जब इनको ऑन ऑफ करते हैं तो हम देखते हैं कि इनको चालू होने में कुछ समय का अंतर दिखाई पड़ता है, अर्थात इनको चालू होने में या इनकी स्क्रीन आने में कम से कम 1 मिनट से 2 मिनट तक का समय लग जाता है। कंप्यूटर को ऑन होने में कम से कम 1 मिनट का समय लग जाता है। उसी प्रकार टेलीविजन को भी ऑन होने में 1 से 1.5 मिनट का समय लग जाता है। और ऐसा जो एलईडी बल्ब होते हैं उनमें भी इसी प्रकार से होता है। क्यों होता है ऐसा, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? तो ध्यान दीजिए
कि ये जितने भी उपकरण हैं जो देरी से ओपन होते हैं, इन उपकरणों में कभी इनको खोल के देखना, इनके अंदर एक बड़ी सी प्लेट लगी होती है जिसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। कंप्यूटर में उसको मदरबोर्ड कहा जाता है। उस मदरबोर्ड में छोटी छोटी युक्तियां लगी होती है, छोटी छोटी विद्युत युक्तियां लगी होती है। वे जो विद्युत युक्तियां होती है वे क्या होती है? अर्धचालक युक्तियां होती है। होता क्या है, जब उस मदरबोर्ड में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वे जो युक्तियां होती है वे उनका ताप बढ़ता है, ताप बढ़ने के साथ में उनमें विद्युत चालकता उत्पन्न होती है, और विद्युत चालकता जैसे उत्पन्न होती है तो वे विद्युत धारा का प्रवाह आगे की तरफ करते हैं, जिससे जो कंप्यूटर होता है ये ओपन धीरे धीरे होते हैं। आगे बात समझ में किसकी बनी होती है? अर्धचालक युक्तियों की। तो यहां पर चालक के ताप के आधार पर, चालकों के ताप पर निर्भरता के आधार पर हम चालकों को 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। तो यहां पर सबसे पहली लाइन हमें यही लिखनी है कि चालक की ताप पर निर्भरता चालक की ताप पर निर्भरता के आधार पर, चालक की ताप पर निर्भरता के आधार पर उसे 3 भागों में, 3 प्रकारों में बांटा गया है। और ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो देखिए, सबसे पहला है चालक, दूसरा है अर्धचालक, तीसरा है अतिचालक। अतिचालक और कुचालक तो कुचालक होते हैं, उन पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखना, यदि मैं कहूं चालकता के आधार पर, किसके आधार पर? चालकता के, विद्युत की चालकता के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है, तो उसको उसमें हम आंसर देंगे 2। कौन कौन से? चालक और कुचालक। चालक और कुचालक। प्रश्न आए कि विद्युत की चालकता के आधार पर हम पदार्थों को कितने भागों में बांटते हैं, तो 2 भागों में बांटते हैं, चालक और कुचालक। चालक में वे पदार्थ जो विद्युत का चालन करते हैं चालक कहलाते हैं, और जो विद्युत का चालन नहीं करते हैं वे कुचालक कहलाते हैं। अर्धचालक को भी हम वहां पर चालक में ही सम्मिलित करते हैं। परंतु यदि प्रश्न आता है चालक तार के ताप पर निर्भरता के आधार पर चालक को कितने भागों में बांटा गया है, तो वहां पर 3 आएंगे, चालक, अर्धचालक और अतिचालक। चालक, अर्धचालक और अतिचालक। तो सबसे पहले हम चालक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? चालक की बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पहला टॉपिक लेते हैं, चालक। और चालक के बारे में हम क्या लिखेंगे? देखिए, चालक के बारे में हम एक ही लाइन लिखेंगे। ताप की बात हो रही है ना, तो यदि कोई चालक होगा उसका ताप बढ़ा देंगे, यदि उसका ताप बढ़ा देंगे तो उनका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, अर्थात उनकी चालकता कम हो जाती है। तो देखिए, किसी चालक पदार्थ का ताप बढ़ाने पर, किसी चालक पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध
प्रतिरोध बढ़ जाता है, बढ़ जाता है तथा चालकता कम हो जाती है, कम हो जाती है। इसके लिए हम उदाहरण दे सकते हैं, जैसे जैसे में हम उदाहरण देंगे, जैसे चांदी, चांदी के बाद में हम बात करें तांबा, तांबा के बाद में बात करें सोना, और सोना के बाद में हम बात करें तांबा। एक मिनट, जैसे यहां पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं, जैसे चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम, आदि। देखिए चालक में क्या होता है, यदि किसी चालक पदार्थ का हम यदि ताप बढ़ा दें तो ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध बढ़ जाता है और चालकता कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो चालक होते हैं उनकी चालकता तो वैसे ज्यादा होती है, अब यदि चालकता ज्यादा है तो उसका ताप बढ़ाने पर उस पर उल्टा प्रभाव पड़ेगा, उल्टा प्रभाव पड़ेगा तो उनकी चालकता कम हो जाएगी, चालकता कम हो जाएगी तो उन पर अवरोध बढ़ जाएगा, अर्थात जो प्रवाहित विद्युत धारा है उसके मार्ग में बाधा अत्यधिक उत्पन्न होगी। इसलिए हम कहेंगे कि चालकता तो कम हो जाती है और प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो ये ताप की निर्भरता है चालक पर। किस पर? चालक पर। तो चालक का यदि ताप बढ़ाते हैं, प्रश्न आ गया, यदि किसी चालक का ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोधकता या प्रतिरोध बढ़ेगा, घटेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा या इनमें से कोई नहीं। तो उसका उत्तर क्या होगा? क्या होगा? उत्तर होगा प्रतिरोध बढ़ेगा। और यदि चालकता के बारे में पूछा जाए कि चालकता बढ़ेगी या घटेगी, तो चालकता घटेगी। आगे बात समझ में। बात करते हैं अर्धचालकों की। किसकी बात करते हैं? 2 नंबर पे हम लिखते हैं अर्धचालक। अर्धचालक, अर्धचालकों की बात करते हैं और अर्धचालकों में हम सबसे पहले तो परिभाषा लिखते हैं कि अर्धचालकों की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका ताप बढ़ाने पर, जिनका ताप बढ़ाने पर वे चालकों की भांति, देखिए कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका ताप बढ़ाने पर, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका ताप बढ़ाने पर वे चालकों की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं। क्या कहलाते हैं? और एक बात और लिख देते हैं, और सामान्य अवस्था में कुचालकों की भांति
व्यवहार करते हैं। किसकी भांति व्यवहार करते हैं? कुचालकों की भांति व्यवहार करते हैं। क्या कहलाते हैं? अर्धचालक। अर्धचालक कहलाते हैं। देखिए, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका ताप बढ़ाने पर वे चालकों की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं। आपको मैंने स्टार्टिंग में यही बताया था कि जो कंप्यूटर में जो सीपीयू का जो मदरबोर्ड होता है या किसी टेलीविजन में जो मदरबोर्ड होता है या जो प्लेट लगी होती है जिसमें कई प्रकार की युक्तियां लगी होती है, उन्हीं युक्तियों को हम क्या कहते हैं? अर्धचालक युक्तियां कहते हैं। उनका नाम ही क्या है? अर्धचालक युक्तियां, जिसमें ट्रांजिस्टर, डायोड या फिर एलईडी ऐसे कई उपकरण जो छोटी छोटी युक्तियां लगी होती है, तो उन्हीं युक्तियों को अर्धचालक क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या उत्पन्न करती है? ऊष्मा उत्पन्न करती है, इससे उनका ताप बढ़ता है और ताप बढ़ते हुए विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, विद्युत धारा का चालन करना प्रारंभ कर देते हैं और वे चालकों की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं। इसलिए ऐसी युक्तियों को हम क्या कहते हैं? ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। जैसे में हम क्या लिखेंगे? जैसे जर्मेनियम, अर्थात जीई, इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो जीई होता है। जीई जर्मेनियम तथा सिलिकॉन, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन ब्रैकेट में लिखा है SI। देखिए, जर्मेनियम का जो प्रतीक होता है वो जीई होता है तथा सिलिकॉन का क्या होता है? SI। सिलिकॉन का ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध कम होगा या अधिक होगा? तो बताओ, ताप बढ़ाने पर ये चालक की भांति व्यवहार कर रहे हैं तो प्रतिरोध कम होगा और चालकता बढ़ेगी। तो बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध कम होगा तथा चालकता बढ़ती है। देखिए, ये जो जर्मेनियम और सिलिकॉन जो दो नाम मैंने आपको बताए हैं, ये दो नाम किसके उदाहरण है? अर्धचालकों के उदाहरण है। तो देखिए, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन का ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध तो कम होगा और इनकी चालकता बढ़ती है और ये चालकों की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं, अर्थात चालकता बढ़ती है। आगे बात समझ में? नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। तीसरा इसका जो प्रकार है वो है अतिचालक। क्या है? अतिचालक। अतिचालकों की बात करते हैं तो देखिए, अतिचालक क्या होते हैं? यहां लिखते हैं कुछ धातुएं ऐसी होती है, कुछ धातुएं ऐसी होती है, जिनका ताप बढ़ाने पर, कुछ धातुएं ऐसी होती है जिनका ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध किसी विशेष ताप पर
उनका प्रतिरोध किसी विशेष ताप पर शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। देखिए, कुछ धातुएं ऐसी भी होती है जिनका ताप बढ़ाने पर, क्या बढ़ाने पर? ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध किसी विशेष ताप पर, विशेष का मतलब एग्जैक्ट मान कोई ताप का, जैसे 35 डिग्री सेल्सियस हो या 4 डिग्री सेल्सियस हो या 10 डिग्री सेल्सियस हो या 45 डिग्री सेल्सियस हो, ऐसा कोई विशेष तापमान। तो कुछ धातुएं ऐसी होती है जिनका ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध किसी विशेष ताप पर शून्य हो जाता है। अब शून्य हो गया, इसका मतलब उसकी चालकता तो बहुत ही तीव्र हो जाएगी। आगे बात समझ में? तो उनका नाम भी क्या होगा? अति चालक। अति यानी बहुत ही तीव्र वेग से वो विद्युत का चालन करेंगे, इसलिए उनका नाम ही क्या पड़ गया? अति चालक पड़ गया। तो ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध किसी विशेष ताप पर शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। अति चालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अति चालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अति चालक कहलाते हैं। जैसे में हम बात करेंगे, जैसे पारा का प्रतीक चिन्ह होता है Hg। पारा का 4.2 डिग्री केल्विन, के का मतलब होता है केल्विन, के का मतलब क्या होता है? केल्विन। और आप लोग सब जानते होंगे कि केल्विन, सेंटीग्रेड, फारेनहाइट, ये किसके पैमाने होते हैं? ताप के पैमाने होते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पारे की, और पारा का जो 4.2 डिग्री केल्विन ताप पर प्रतिरोध शून्य पारा Hg का 4.2 डिग्री केल्विन ताप पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है। शून्य हो जाता है। तो बताइए, यहां पर पारा किसका उदाहरण हो गया? अति चालक का उदाहरण हो जाता है। आगे बात समझ में? तो ये आपका जो प्रचालक का जो प्रतिरोध है, उस प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता हो गई है। तो ताप पर निर्भरता पर हमने पढ़ा था कि चालक की ताप पर निर्भरता के आधार पर चालक को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, चालक, अर्धचालक और अतिचालक। चालक में क्या होता है? यदि किसी चालक का ताप बढ़ा देते हैं तो उनका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है तथा चालकता कम हो जाती है। जैसे चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम, इनकी चालकता वैसे ज्यादा होती है, तो यदि इनका ताप बढ़ा दें तो इनकी चालकता कम हो जाएगी और प्रतिरोध अधिक हो जाएगा। बात करें अर्धचालकों की, तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका ताप बढ़ाने पर ये किसकी भांति व्यवहार करने लग जाते हैं? चालकों की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं। और सामान्य अवस्था में ये कैसे होते हैं? वो चालकों की भांति व्यवहार करते हैं। क्या कहलाते हैं? अर्धचालक। इसके अंदर उदाहरण तो जर्मेनियम और सिलिकॉन इसका उदाहरण है, जो ताप बढ़ाने पर क्या करते हैं? ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध कम हो जाता है और ये चालकों की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं। बात करते हैं अतिचालक की, तो कुछ धातुएं ऐसी होती है जिनका ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध किसी विशेष ताप पर क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। क्या कहलाते हैं? अतिचालक कहलाते हैं। जैसे पारा Hg कितने डिग्री केल्विन पर? 4.2 डिग्री केल्विन ताप पर प्रतिरोध क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, अर्थात यह एक अतिचालक धातु है। अब हम यहां से इससे आगे चलते हैं और बात करते हैं किसकी? 4 नंबर पे बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं
और 4 नंबर पे हम बात करते हैं किसकी, प्रतिरोध की पदार्थ की चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भरता। किस पर निर्भरता, प्रतिरोध की चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भरता। कि पदार्थ की प्रकृति कैसी प्रकृति है, उस प्रकृति के अनुसार भी यदि चालकता बढ़ती है या घटती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पर जो पदार्थ की प्रकृति है उसके बारे में हम ज्यादा कुछ उदाहरण लेंगे नहीं, हम ये समझेंगे कि कौन सा पदार्थ अधिक चालकता दर्शाता है और कौन सा पदार्थ कम चालकता दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रतिरोध चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे चांदी विद्युत का सबसे उत्तम चालक है। चांदी विद्युत का सबसे उत्तम चालक है, अर्थात इसका प्रतिरोध सबसे कम होता है। देखिए चांदी विद्युत का सबसे उत्तम चालक है। अब तक के जितने पदार्थ हमने खोजे हैं उन पदार्थों में विद्युत का यदि कोई सबसे अच्छा चालक है तो वो क्या है, चांदी। तो जब सबसे अच्छा चालक है तो इसकी प्रतिरोध की जो क्षमता है वो क्या होगी, कम होगी, अर्थात इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। एक बात और लिखते हैं हम कि एल्यूमीनियम की चालकता सबसे कम होती है। यहाँ पर एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान रहे, मैंने यहाँ पर जो एल्यूमिनियम की चालकता सबसे कम लिखी है ये किस आधार पर लिखी है कि विद्युत धारा के चालन के लिए हम जिन पदार्थों को उपयोग में लेते हैं उन पदार्थों में एल्यूमिनियम की चालकता सबसे कम है। जैसे हम चांदी के तो जो चालक तार है वो बहुत ही कम मात्रा में उपयोग में लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हो कि बहुत ज्यादा कीमती है। तो यदि विद्युत लाइनों में इनके तार लगा दिए जाएं तो शायद हो सकता है विद्युत की आपूर्ति ही घरों में ना हो, उससे पहले ही चोरी हो जाए। आप सब जानते हो कि जो चीज कीमती होती है उसकी चोरी सबसे जल्दी होती है। तो यहाँ पर चांदी के जो चालक है, जो तार हैं, वो लगाना काफी जो महंगा भी पड़ता है और साथ ही इसका जो नुकसान है वो भी हमें झेलना पड़ सकता है। इसीलिए चांदी को हम विद्युत तारों के रूप में काम में नहीं लेते हैं। तो इसके बाद किसको लेते हैं? ज्यादातर कॉपर अर्थात तांबे को लेते हैं, एल्यूमिनियम को लेते हैं। आगे बात समझ में,
उन पदार्थों में सबसे कम चालकता यदि कोई दर्शाता है तो वो कौन दर्शाता है? एल्यूमिनियम। तो हम इसकी चालकता को बढ़ते हुए और घटते क्रम में हम देखते हैं। तो देखिए यहां पर मैं लिखता हूं, देखिए सबसे पहले चांदी, सबसे पहले लिखता हूं मैं चांदी, सबसे अधिक चालकता होती है इसकी, तो इस पर मैं ग्रेटर देन का चिन्ह लगा देता हूं। इसके बाद में इससे कम चालकता कौन दर्शाता है? तांबा। कौन दर्शाता है? तांबा। तांबे से कम कौन दर्शाता है? सोना, गोल्ड। और सोने से कम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की चालकता सबसे कम होती है। अब देखिए यहां पर यदि हम देखें तो इस दिशा में तो चालकता बढ़ती है। क्या बढ़ रही है? इस दिशा में तो चालकता बढ़ रही है। और यदि हम इस दिशा की बात करें, इस दिशा में क्या हो रहा है? प्रतिरोध बढ़ता है। क्या बढ़ रहा है? प्रतिरोध बढ़ रहा है। देखिए तो चालकता और प्रतिरोध एक दूसरे के विपरीत हो गए। चालकता अगर बढ़ेगी तो प्रतिरोध का मान घटेगा। तो देखिए यहां पर चांदी सबसे अच्छा चालक है, उससे कम चालकता तांबे की है, सबसे कम चालकता एल्यूमिनियम की है। फिर उसके बाद सोना इससे अधिक चालकता दर्शाता है, तांबा इससे भी अधिक, और चांदी सबसे अधिक। तो सबसे अधिक जो चालकता है वो किसकी होगी? चांदी की। बढ़ते हुए क्रम में इस प्रकार से रहेगा, जबकि प्रतिरोध का बढ़ता हुआ क्रम उल्टी दिशा में रहेगा, अर्थात चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है, तांबे का प्रतिरोध उससे ज्यादा होता है, सोने का उससे भी ज्यादा होता है, एल्यूमिनियम का उससे भी ज्यादा होता है। आगे बात समझ में? आशा करता हूं आपको आज का जो टॉपिक है अच्छी तरह समझ में आया होगा। आज हमने सबसे पहली बात की थी विद्युत परिपथ आरेख, और विद्युत परिपथ आरेख मैंने आपको बना के बताया था। उसके बाद हमारा टॉपिक था ओम का नियम। ओम के नियम के बाद में हमने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा, फिर प्रतिरोध के बाद हमने ओम के नियम का परिपथ चित्र बनाया, परिपथ चित्र के बाद में प्रतिरोधों की निर्भरता पढ़ी, और निर्भरता के दौरान हमने चालक तार की लंबाई पर निर्भरता पढ़ी, फिर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर निर्भरता पढ़ी, और इसके साथ ही हमने विशिष्ट प्रतिरोध अर्थात प्रतिरोधकता का सूत्र भी स्थापित किया, सूत्र भी व्युत्पन्न किया, और इसकी परिभाषा भी हमने पढ़ी। फिर इसके आगे हमने आगे देखा कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम गुणा मीटर होता है। चालक तार के ताप पर जो निर्भरता पढ़ी हमने, जिसके आधार पर 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, चालक, अर्धचालक और अतिचालक। सबसे पहले चालक की बात करें तो यदि चालक का ताप बढ़ा दे तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है और चालकता कम हो जाती है। अर्धचालक ताप बढ़ाने पर चालकों की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं, और अतिचालक किसी विशेष ताप पर इनका प्रतिरोध शून्य हो जाता है, इसलिए इनको अतिचालक कहा जाता है। आगे हम बात करें प्रतिरोध के पदार्थ पर निर्भरता, तो देखिए चांदी सबसे उत्तम चालक होता है क्योंकि इसका प्रतिरोध सबसे कम होता है, और एल्यूमिनियम की चालकता सबसे कम होती है। और यहाँ पर हमने चालकता और प्रतिरोध का बढ़ता हुआ क्रम आपको बताया है। इसके साथ ही हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।